ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बीटा डी के फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डी के डिस्कस किया, तो एक बार मैं उसको रिव्यू कर देता हूँ कैसे हमने क्या किया एग्जैक्टली। फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डी के। ओके, तो एग्जैक्टली फर्स्ट वी स्टार्टेड विथ फर्मी गोल्डन रूल। फर्मी गोल्डन रूल विच इज लाइक क्या होता है कि डीके रेट is given as lambda equals to 2 pi by h cross v I f, ये तुम्हारा इंटरेक्शन पोटेंशियल है, एंड देन डेंसिटी ऑफ स्टेट्स रो विच विल डिपेंड ऑन द फाइनल एनर्जी ई एफ। सो यहाँ पे तुम्हारे पास दो टर्म है। फर्स्ट इज वी आई एफ जो कि तुम्हें फिगर आउट करना है बीटा डीके के लिए, और सेकंड डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो फर्स्ट फॉर बीटा डीके हम लोग लिखते हैं क्या कि वी आई एफ तुम्हारा क्या होगा, सिंपली विच इज फाइनल स्टेट पोटेंशियल इनटू इनिशियल स्टेट। तो इसको अगर तुम क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन करना चाहोगे तो इसको एक जी फैक्टर आता है जो कि बीटा डीके के लिए कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तुम एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई एफ वी साई आई डी वी। ओके, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि साई आई तो तुम्हारा ऑब्वियसली ये तुम्हारा एक्स डीके हो रहा है वाई प्लस बीटा प्लस न्यूट्रिनो में, बीटा माइनस और एंटी न्यूट्रिनो में। तो यहाँ पे तुम्हारा इनिशियल वेव फंक्शन केवल एक्स का होगा, तो ये सिंपल है। बट फाइनल वेव फंक्शन तुम्हारा क्या होगा, इनका कॉम्बिनेशन होगा। तो फाइनल वेव फंक्शन अगर तुम देखो इसको, साई एफ क्या होगा, लीनियर इसको कॉम्बिनेशन ऑफ वाई फाई ई, इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि ये वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड देन फाई ऑफ न्यू, तो वेव फंक्शन ऑफ न्यूट्रिनो। तो इन तीन का कॉम्बिनेशन होगा। बट फाइनली हमने क्या देखा था कि ये दोनों वन में वन और वन रेड्यूस हो जाते हैं, तो ये सिंपली वन वन में रेड्यूस हो जाते हैं और ये तुम्हारा सिंपली साई वाई बचता है। तो इसी सेम टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, जब इसको हम लोग वन वन में रेड्यूस कर लेते हैं विथ सम अप्रोक्सीमेशन, तो हम लोग वी आई एफ को लिखते हैं सम जी एम आई एफ। ओके, तो ये एम आई एफ हमारा यहाँ पे यूज होता है, तो तुम्हारे फाइनल टर्म में एक एम आई एफ आएगा। ओके, तो ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट है तुम्हारा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हमने क्या किया, कैसे कैलकुलेट किया, हमने एक मोमेंटम रेंज पे किया कि लेट्स से कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है p और न्यूट्रिनो का मोमेंटम है q। ओके, देन फॉर गिवन मोमेंटम तुम्हारा अगर गिवन मोमेंटम रेंज है मान लो अगर p से p टू p प्लस डी पी, तो इस केस में वॉल्यूम क्या होगा तुम्हारा 4 पाई पी स्क्वायर डी पी। ओके, और तुम्हारा स्पेशल वॉल्यूम जो होगा वो सिंपली v हो जाएगा एल क्यूब। अगर तुम्हारे पास एक एल लेंथ का एक क्यूब है, ये तुम्हारा स्पेस है और इसके अंदर मोमेंटम का रेंज p से dp के बीच में है, देन तुम्हारा टोटल वॉल्यूम मोमेंटम वाला वॉल्यूम ये होगा 4 पाई पी स्क्वायर dp, और स्पेशल वॉल्यूम होगा v, और ये टोटल वॉल्यूम क्या कहलाता है, फेज स्पेस वॉल्यूम। ओके, ये तुम्हारा अक्सर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में आएगा कि नंबर ऑफ स्टेट्स तुम्हारे फेज स्पेस में कितने होते हैं, प्लस इसको हम लोग एच क्यूब से डिवाइड करते हैं। एच क्यूब से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि ये तुम्हारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन एच क्रॉस, राइट। तो अगर तुम्हारा ये मिनिमम है तो ये इक्वल टू एच क्रॉस होगा, और क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसका वॉल्यूम ले रहे हैं तो इसका भी क्यूब होगा, और इसका भी क्यूब होगा तो इसका भी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एच क्यूब से हम डिवाइड करते हैं फॉर स्टैंडर्ड नोटेशन। ओके, तो ये हमारे यहाँ से डेंसिटी ऑफ स्टेट मिल जाता है। इलेक्ट्रॉन का सेम अगर क्यू से रिप्लेस करोगे तो न्यूट्रिनो का मिल जाएगा, तो वो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हम यहाँ रख देते हैं सिंपली। तो अगर तुम्हारा स्पेशली ये तुम्हारा होगा क्या, नंबर ऑफ स्टेट्स डी एन ई। ओके, और इसको डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होगा तुम्हारा पर यूनिट एनर्जी निकालना है, तो तुम इसको लिखोगे क्या, डी एन ऑफ ई हो जाएगा, डी एन ऑफ न्यू हो जाएगा, और डिवाइड करोगे किससे, डी ऑफ ई एफ से। ये तुम्हारा डेंसिटी ऑफ स्टेट है जो कि यहाँ पुट करेंगे हम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू डी एन ऑफ ई की वैल्यू ये है, डी एन न्यू की वैल्यू भी इसी टाइप से आएगी और डिवाइड बाई ई एफ रहेगा। तो ये तुम्हारा फाइनल टर्म था। तो इसको हम लोग पुट करने के बाद हमारे पास एक कुछ
बड़ा सा टर्म मिलता है जो कि हमारा हमारा मतलब मैं इस शॉर्ट में लिखूंगा कि पूरा कांस्टेंट सारे सी में आएंगे प्लस पी स्क्वायर डी पी, ये तुम्हारा इस टाइप से मिलता है। और तुम इसको जब डीपी में रेंज में इंटीग्रेट कर देते हो तो तुम्हें सिंपली क्या मिलता है यहाँ पे, एनर्जी का टर्म आ जाता है एक Q माइनस टीई, और ये तुम्हारा है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे इस टाइप से मिलते हैं। बट हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उससे थोड़ा वेरिएशन आते हैं प्लॉट में, और उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कूलॉम टर्म से। तो कूलॉम टर्म तुम्हारा एक और कांस्टेंट देता है जिसको हम लोग फर्मी कांस्टेंट बोलेंगे या फिर फर्मी टर्म बोलेंगे, और तुम्हारा जेड डैश और कॉमा पी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इससे हमारा क्या होता है, ग्राफ एनर्जी का कर्व फिट हो जाता है। तो एनर्जी का कर्व एक्सपेरिमेंटली हमें इस टाइप से मिलता है और थ्योरेटिकली हमें इस टाइप से मिलता है। इसको फिक्स करने के लिए हम एक ये टर्म ऐड करते हैं, ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंटली है और ये थ्योरेटिकली है। ठीक है, ये तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये टीई। तो इस टाइप से इसको फिक्स करने के लिए हम एक टर्म ऐड करते हैं ये वाला। देन अगर अलाउड फॉरबिडन केस डिस्कस करें तो फॉरबिडन केस में फिर से एक एरर आना शुरू होती है, तो और उसको फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, एक और टर्म ऐड करते हैं एस, जो तुम्हारा क्यू और पी दोनों पे डिपेंड करेगा। तो ये तुम्हारा है कूलॉम टर्म। कूलॉम की वजह से, कूलॉम इंटरेक्शन की वजह से आता है, इसको हम लोग फॉर्मी टर्म बोलते हैं, और ये तुम्हारा फॉरबिडन केस के लिए है। तो ये तुम्हारा टोटल डेरिवेशन है फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके का। तो ये फाइनली तुम्हें इस टर्म पे पहुंचना चाहिए अगर तुम्हें एग्जाम में आता है तो। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग शुरू करेंगे बीटा डीके, सॉरी गामा डीके। सो गामा डीके में बेसिकली एक फोटोन रिलीज होता है ना। गामा डीके बेसिकली क्या होता है तुम्हारा कि एक न्यूक्लियस होगा जो कि अपने एक्साइटेड स्टेट में होगा। एक्साइटेड स्टेट को मैं यहाँ स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो क्या होता है, ये डीके होता है, अभी भी सेम न्यूक्लियस रहेगा बट अब ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, एंड प्लस एक फोटोन रिलीज करेगा। फोटोन को हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये जो फोटोन रिलीज होता है उसका वेवलेंथ गामा रेंज में होता है, मतलब ये गामा रेडिएशन होता है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट गामा डीके। कोई एक बंदा वेट कर रहा है अभी तक, आयुष गोस्वामी। ओके, तो बेसिकली हम जब भी तीनों टाइप के डीके में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स स्टडी करते हैं कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का होगा। तो लेट्स से कि इसकी एनर्जी है तुम्हारी, मतलब पहली रेस्ट फ्रेम में ले रहे हैं, मान लो रेस्ट फ्रेम ऑफ एक्स, एक्साइटेड जो एक्साइटेड न्यूक्लियस है उसके रेस्ट फ्रेम में हम काउंट कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई है, इससे हमारा डॉटर न्यूक्लियाई मिलता है। तो मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, ये रेस्ट फ्रेम में है, तो इसकी एनर्जी टोटल क्या होगी, एम एम एक्स सी स्क्वायर, और इसकी एनर्जी भी क्या होगी, एम एक्स सी स्क्वायर प्लस इसकी एनर्जी लेट से की सम ई बाई सी होगी, और सॉरी केवल ई होगी, ई ऑफ फोटोन, और प्लस एक रिकॉइल एनर्जी। कोई रिकॉइल एनर्जी क्यों, क्योंकि जब मान लो ये रेस्ट पे इधर से कोई फोटोन निकला तो इसका कोई मोमेंटम है, तो इसका मतलब ये मोमेंटम कंजर्वेशन से इसका भी कोई रिकॉइल मोमेंटम होगा, जिसको हम लोग को क्या बोलेंगे, टी आर। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ एक डिफरेंट किया हूँ। लेट्स से कि ये एम एक्स स्क्वायर नहीं है क्योंकि मास ऑब्वियसली चेंज होगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम लोग सिंपली ई एक्स स्टार लिखेंगे और इसको ई एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली चेंज इन एनर्जी को तुम ऐसे मेजर कर सकते हो, लेट्स से कि डेल्टा ई इक्वल टू ई एक्स स्टार माइनस ई एक्स। ओके, तो इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हर केस में हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पे हम इसको डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करेंगे, और दैट शुड बी इक्वल टू ई गामा प्लस टी ई टी आर, सॉरी टी रिकॉयल। ओके, अब क्या हम ई गामा को स्पेसिफिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, तो लेट्स सी। ओके, हाँ, मोमेंटम कंजर्वेशन पे आते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो करें, ओके,
तो मोमेंटम कंजर्वेशन में तुम्हें क्या देगा कि अगर ये रेस्ट फ्रेम है तो इसका मोमेंटम 0 होगा, तो मोमेंटम इन दोनों का इक्वल होगा, पी एक्स शुड बी माइनस ऑफ पी गामा, और यहां से मिलेगा तुम्हें मॉड ऑफ पी एक्स शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ पी गामा। ओके, तो अगर हम लोग इसकी काइनेटिक एनर्जी को, रिकॉयल एनर्जी जो है इसको हम लोग सिंपली क्या रिप्रेजेंट करें, टी आर शुड बी, सिंपली पी एक्स स्क्वायर बाई 2m, राइट, एम एक्स। ओके, क्योंकि ये रिकॉयल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी, तो इसको हम लोग सिंपली पी एक्स स्क्वायर बाई 2m लिखेंगे, क्योंकि मोमेंटम उसका रिकॉयल मोमेंटम पी एक्स है, और इसको हम लोग पी गामा से रिलेट कर सकते हैं, तो इक्वल टू आ जाएगा सिंपली पी गामा स्क्वायर बाय 2mx। और पी गामा स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा, तो अगर तुम रिलेटिविस्टिक एनर्जी रिलेशन से देखो तो ई स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी पावर 4। या ये क्योंकि तुम्हारा ये ई गामा क्या फोटोन है, तो फोटोन में तुम्हारा ये गायब रहता है, फोटोन का मास 0 होता है, तो ये टर्म गायब हो जाएगा। ओके, और ये सिंपली मिलेगा ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर, या फिर तुम लिख सकते हो सिंपली पी स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो यहां से हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ई गामा स्क्वायर बाय 2mx सी स्क्वायर। तो यहाँ से टोटल रिकॉयल एनर्जी तुम्हें क्या मिल गई, ई गामा स्क्वायर डिवाइड बाय, ये दिख रहा है ना यहाँ तक, होपफुली यहाँ तक दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। तो ई गामा स्क्वायर बाय 2mx सी स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या क्या रिकॉयल एनर्जी, तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैं ऊपर का टर्म मिटा रहा हूं क्योंकि नीचे के इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस टर्म को फिर से डेल्टा ई को, जो कि तुम्हारा क्या है ई एक्स स्टार माइनस ई एक्स है, वो तुम्हारा इक्वेट कर किए हम लोग इससे एनर्जी ऑफ द फोटोन प्लस रिकॉयल एनर्जी से। रिकॉयल एनर्जी को हम लोग फिर से एनर्जी ऑफ द फोटोन के टर्म्स में लिख लिए हैं, तो ये हम इसको मैं एक्सपांड करूंगा, तो तुम्हारा हो जाएगा डेल्टा ई शुड बी इक्वल्स टू ई गामा प्लस ई गामा स्क्वायर, मॉड लेने का कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे क्योंकि एनर्जी पॉजिटिव ही होती है, डिवाइड बाय 2mx सी स्क्वायर। तो दिस इज योर डेल्टा ई। अब तुम क्या कर सकते हो, इसको ई गामा को अगर निकालना है, तुम्हें ई गामा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेल्टा ई निकालनी है, तो तुम इसको जस्ट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। क्या करो, इसको ट्रांसफर करो तो मैं इस टाइप से मिल जाएगा ई गामा स्क्वायर प्लस 2mx सी स्क्वायर ई गामा प्लस 2mx सी स्क्वायर डेल्टा ई इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, तो तुम्हें क्या मिलेगा, ई गामा इक्वल्स टू, यहाँ ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, प्लस माइनस, लेकिन तुम प्लस ही कंसीडर करोगे क्योंकि एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो वहां से तुम्हें मिलेगा ये डेल्टा ई माइनस डेल्टा ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2mx सी स्क्वायर। तो ये तुम्हें ई गामा का फॉर्मूला मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रिलेशन। तो देखो ये रिलेशन थोड़े बहुत सिमिलर है, बस ये माइनस साइन आ गया और डेल्टा की जगह ई गामा की जगह ई डेल्टा आ गया, डेल्टा की जगह ई गामा आ गया, ठीक है। तो बस ये माइनस साइन ऐड होता है, तो ये तुम सॉल्व करके देख सकते हो, ऐसे ही आता है रिजल्ट। तो ये तुम्हारा होगा एनर्जी ऑफ द फोटोन रिलीज्ड, दैट विल डिपेंड ऑन द चेंज इन एनर्जी, मतलब एक्साइटेशन कितना डी एक्साइटेशन हुआ, ठीक है। एक्साइटेशन तुम्हारा एक्स स्टार में से ये डेल्टा ई क्या तुम्हारा ई एक्स स्टार माइनस ई एक्स, तो जितना डी एक्साइटेशन हुआ वो एनर्जी माइनस सम डेल्टा ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2mx सी स्क्वायर। तो जो टोटल चेंज इन एनर्जी है वो फोटोन के पास नहीं जाती, कुछ एनर्जी रिकॉयल में वेस्ट होती है या फिर इन्वेस्ट होती है, तो वो ये टर्म है, ये रिकॉयल एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट थिंग जो है गामा डीके के बारे में वो है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गामा डीके। ओके, प्लस एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट केस ये है कि अगर तुम्हारा डेल्टा ई जो है, डेल्टा मतलब मान लो ये टर्म अगर बहुत स्मॉल है, मतलब बेसिकली क्या होता है कि टी आर बहुत स्मॉल होता है। टी आर इसलिए स्मॉल होता है क्योंकि तुम ये एम एक्स
अगर मान लो कि तुम कोई भी यूरेनियम ले रहे हो, यूरेनियम में गामा डी क्यों हो रहा है, तो यूरेनियम का मास तुम्हारा 238 के आसपास होता है। तो अगर तुम ये 2mc² कैलकुलेट करोगे तो ये टर्म बहुत बड़ा होगा कंपैरिजन टू डेल्टा ई स्क्वायर। तो ये टर्म, अगर ये टर्म डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ये पूरा टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगा, और टीआर ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो होता है। तो यहाँ पे आता क्या है, ई गामा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा ई। अगर तुम्हें वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो तुम इसको लिख सकते हो कि ई गामा इज इक्वल टू डेल्टा ई। और इन दिस केस ये ऑन एन एवरेज ये तुम्हारा कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आसपास होता है, ठीक है। तो लेट्स से कि कुछ MeVs में होता है, ठीक है। बट अगर तुम तो इंडिविजुअल गामा डीके इतना हार्मफुल नहीं होता, अगर सिंगल एटम डीके कर रहा है गामा से तो इतना हार्मफुल नहीं होता। बट अगर तुम एक सॉलिड लो जिसमें मल्टीपल गामा डीकेज हो रहे हैं, तो क्या होता है कि ये जो एनर्जी है सम अप होकर इतनी ज्यादा हो जाती है कि एक न्यूक्लियस खुद नॉकआउट हो जाता है, ठीक है। तो मतलब इतने ज्यादा रिकॉयल एनर्जी हो जाता है, अगर ये कुछ GeVs में पहुंचता है रिकॉयल एनर्जी, तो न्यूक्लियस खुद नॉकआउट हो जाता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन डैमेज, ठीक है। तो कई बार सॉलिड्स में या मेटल्स में रेडिएशन डैमेज होता है, डैमेज, ओके। तो बेसिकली जो हमें न्यूक्लियर रेडिएशन से हमें जो पॉइजनिंग होती है, न्यूक्लियर रेडिएशन पॉइजनिंग, वो भी तुम्हारा एक टाइप का रेडिएशन डैमेज है। हमारे मतलब DNA में इफेक्ट होता है, बहुत सारी स्किन कैंसर हो सकता है रेडिएशन से। तो वो सारी चीजें इसी चीज पे डिपेंड करती हैं कि उसका रिकॉयल एनर्जी कितना है, मतलब जो हमारे अंदर एटम्स प्रेजेंट है उनके न्यूक्लियस को हार्म हो सकता है क्या। तो दैट्स प्रीटी मच इट। अब हम लोग बेसिकली ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी में जाएंगे कि इसका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पे। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो या मतलब बुक्स में अगर तुम जाके देखोगे तो देयर इज ए क्वांटम थ्योरी ऑफ गामा डीके, बट क्योंकि वो गामा डीके की थ्योरी बहुत डिटेल में तुम्हें, मतलब उतना डिटेल में जाने के लिए तुम्हें बहुत एक्सपर्ट लेवल फिजिक्स पढ़ना होगा, और तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी स्किप करेंगे और उसके कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गामा डीके तुम्हें मेजर करना है, तो इसको हम लोग दो टाइप से मेजर करते हैं। क्या होता है कि तुम्हारा जो रेडिएशन इमिट होता है ये फोटोन होगा, और फोटोन तुम्हारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसकी करस्पॉन्डिंग तुम्हें जो न्यूक्लियस है उसमें दो टाइप के गामा इमिशन होते हैं। एक तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपोल डीके, मल्टीपोल इमिशन या फिर मल्टीपोल डीके। तो मल्टीपोल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, जब भी कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में ज्यादा है तो उसमें तुम्हारे मोनोपोल बहुत सारे मतलब टर्म आते हैं, जैसे मोनोपोल आता है, मोनोपोल प्लस डाइपोल प्लस क्वाड्रपोल प्लस सो ऑन। बट हम लोग एटलीस्ट मोनोपोल डाइपोल और क्वाड्रपोल टर्म तक जो नंबर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। सेम तुम्हारा मैग्नेटिज्म में आ जाएगा, अगर ये चार्ज मोशन में है तो उस केस में मैग्नेटिज्म में तुम्हारा मोनोपोल जीरो होता है, बट डाइपोल टर्म होता है एंड प्लस क्वाड्रपोल टर्म होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या मतलब बेसिकली जो क्वांटम थ्योरी जब डेवलप करते हैं हम, या फिर इवन क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकली अगर तुम स्टडी करोगे तो जो रेडिएशन इमिट होंगी वो इन दोनों चीजों पे डिपेंड करेंगी, मल्टीपोल ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मल्टीपोल्स, ठीक है। तो बेसिकली रेडिएशन डिपेंड करेगी कि वो इलेक्ट्रिक है कि मैग्नेटिक है, ओके। तो दो टाइप की तुम्हारे पास मल्टीपोल्स होंगे, इलेक्ट्रिक मल्टीपोल्स और दूसरा होगा मैग्नेटिक। और इवन इसमें तुम्हारा क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रिक ई तुम्हारा ज्यादा प्रेफरेबल होगा मैग्नेटिक से। मतलब अगर सेम ऑर्डर के दो इलेक्ट्रिक भी पॉसिबल है और मैग्नेटिक भी पॉसिबल है तो नेचर इलेक्ट्रिक चूज करेगा, ठीक है।
ठीक है। और ये हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा पॉसिबल होगा, वो तुम्हारा क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड करेगा। तो ई तुम्हारा ज्यादा प्रेफर होगा मैग्नेटिक से। सेकंड क्या होगा कि हायर ऑर्डर जो मैग्नेटिक पोल है वो कम प्रेफर होंगे। मतलब अगर E1 ज्यादा प्रेफरेबल होगा E2 से, ज्यादा प्रेफरेबल होगा E3 से, ऑन सो। सेम तुम्हारा मैग्नेटिक केस में होगा, M1 इज प्रेफरेबल मोर देन M2 देन M3। M3 तक जाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग केवल डाइपोल, ये मतलब E0 तुम्हारा यहाँ पे होता है, E0 हम कंसीडर नहीं करेंगे। E1 तुम्हारा डाइपोल टर्म है, M1 भी तुम्हारा डाइपोल है, ये क्वाड्रपोल है, क्वाड्रपोल, और ये तुम्हारा ऑक्टापोल है जो कि बहुत इनसिग्निफिकेंट होगा। तो इस टाइप से ये वेरी करेंगे। ये इनका स्ट्रेंथ है, मतलब प्रोबेबिलिटी डिसाइड होगी तुम्हारी कि अगर इलेक्ट्रिक है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी मैग्नेटिक से, प्लस अगर उसका मल्टीपोल ऑर्डर कम है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी हायर मल्टीपोल ऑर्डर से। ओके, तो अब इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम से क्लासिफाई करते हैं एक बार। तो मान लो तुम्हारा एक्स स्टार है, वो डीके हो रहा है एक्स प्लस गामा में, तो इसका कुछ स्पिन होगा लेट्स से आई एक्स स्टार, और इसका कुछ स्पिन होगा आई एक्स, और इसका कोई एक एंगुलर मोमेंटम होगा एल। ठीक है, तो इन दोनों का समेशन ये होना चाहिए, है ना, ऑब्वियसली इन दोनों, या फिर तुम ऐसे कह सकते हो एल विल बी इक्वल टू एक्स स्टार समेशन एक्स। ठीक है, क्योंकि ये एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसी टाइप से होता है, ये इधर जाके सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, वो समेशन ही होगा, जो कि एक टाइप से ये तुम्हारा होगा क्या, मॉड ऑफ एल एक्स स्टार माइनस मॉड एल एक्स, से लेके वन वन बढ़ाते जाओ और कहां तक होगा, एल एक्स स्टार प्लस एल एक्स तक। ओके, तो यहां से यहां तक वेरी करेगा ये तुम्हारा एल। एल तुम्हारा क्या है, सॉरी ये आई है, ये आई है, आई एक्स स्टार आई एक्स स्टार आई। ओके, और ये तुम्हारा एल है जो कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ फोटोन है। तो यहां से तुम डिसाइड कर सकते हो कि एल तुम्हारा किस टाइप का होगा। प्लस एक और चीज आएगी पैरिटी। ठीक है, तो चेंज इन पैरिटी है, उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा पी यस, और अगर चेंज इन पैरिटी नहीं हो रहा तो उसको हम बोलेंगे नो। ये सेम चीज हम बीटा डिके में भी कर रहे थे, चेंज इन पैरिटी को हम यस बोलते हैं, चेंज अगर पैरिटी चेंज नहीं होती तो उसको नो बोलते हैं, और उस हिसाब से तुम्हारे अलाउड और फॉरबिडन डिकेज डिसाइड होते हैं। ओके, तो हम लोग क्या देखेंगे कि तुम्हारा एल इक्वल टू 1 डाइपोल टर्म होगा, एल इक्वल टू 2 क्वाड्रपोल होगा, और सो ऑन। तो एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसका। ओके, तो मतलब कैसे हम डिसाइड करेंगे इसको, ये तुम्हारा इस पे डिपेंड करेगा। तो ये एग्जैक्टली एल की वैल्यू जो है वही तुम्हारा ऑर्डर डिसाइड करेगी मल्टीपोल का। ओके, तो एक एग्जांपल में शो करता हूं तुम्हें हाफ नियम का। तो एच एफ है जो एक्साइटेड स्टेट, इसका ये तुम्हारा डी क्या होता है, एच एफ 9/2 माइनस, सॉरी, एच एफ की तुम्हारा ग्राउंड स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट होता है 7/2 माइनस, ये तुम्हारा ग्राउंड स्टेट है। एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है, एक्साइटेड स्टेट होता है 9/2 माइनस, एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट होता है 9/2 प्लस। तो हम ये सारे डिके कंसीडर करेंगे, और उसके पहले एक और फॉर्मूला मुझे लिख लेने दो कि तुम्हारा जो ये पैरिटी चेंज होता है वो इस टाइप से होता है कि फॉर मैग्नेटिक केस, फॉर मैग्नेटिक केस तुम्हारा डेल्टा पी एम लिखूंगा मैं, डेल्टा पाई एम, ये तुम्हारा होगा -1 टू पावर एल प्लस 1। ओके, लेकिन डेल्टा पाई ऑफ इलेक्ट्रिक केस होगा सिंपली -1 टू पावर एल। ठीक है, ये मतलब एल की वैल्यू पुट करने से हमें पता चल जाएगा। तो ये एग्जांपल है हमारे पास, इसको डिस्कस करते हैं। तो लेट्स से कि डीके तुम्हारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हो रहा है, फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में हो रहा है। तो एच एफ -9/2 से
डीके हो रहा है HF 7/2 माइनस। ओके, तो अब सबसे पहले हमें L निकालना होगा, तो L निकालने के लिए हम क्या करेंगे, L इक्वल्स टू होता है तुम्हारा IX स्टार सम ओवर IX। तो ये सम कहां से कहां तक वेरी करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 9/2 माइनस 7/2 करोगे तो 1 आएगा। इसको +1 करते जाओ, और कब तक करोगे, जब तक इनका एडिशन कहां तक हो रहा है, 9 + 7 कितना होता है, 16/2 मतलब 8। तो जी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से ये डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे एल की वैल्यू 1 से लेके 8 तक कुछ भी हो सकती है। ओके, तो लेट्स से कि हम हायर ऑर्डर 3 तक जा सकते हैं, उससे ऊपर मतलब एल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना प्रोबेबिलिटी कम होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि लोअर ऑर्डर के जो मल्टीपोल्स होंगे वो ज्यादा प्रोबेबिलिस्टिक होंगे। तो लेट्स से कि इसकी प्रोबेबिलिटी, ये पैरिटी भी लिखे रहने देता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो रही है E1 E2 E3 M1 M2 M3। ओके, तो ये सारे प्रोबेबिलिस्टिक केस हैं। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक ज्यादा प्रेफरेबल होगा मैग्नेटिक से, इसलिए मैंने उसको ऊपर लिख रखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं पैरिटी चेंज हो रही है क्या। तो पैरिटी चेंज नहीं हो रही है। ओके, पैरिटी चेंज नहीं हो रही मतलब एल इवन होना चाहिए। अगर एल इवन होगा तो इलेक्ट्रिक केस होगा, और एल ऑड होगा तो मैग्नेटिक केस होगा। ठीक है, क्योंकि अगर एल इक्वल टू 1 हुआ तो यहाँ पे पैरिटी चेंज नहीं होगी, जबकि यहाँ पे पैरिटी चेंज होगी। तो ये कैंसिल हो गया, एल एल इक्वल टू 1 नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक केस, लेकिन मैग्नेटिक केस हो सकता है, ये पॉसिबल है। और ये एल इक्वल टू 2 पॉसिबल है, क्योंकि पैरिटी चेंज नहीं हो रही, तो ये वाला एल इक्वल टू 2 वेरीफाई करेगा, और ये पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा और ये पॉसिबल होगा। ओके, देन हमारे पास कौन कौन से स्टेट है, M1 E2, और ये तो बहुत हाईली अनलाइकली है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो M1 और E2 में कंपटीशन है कि कौन सा पॉसिबल होगा। तो हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक ज्यादा प्रोबेबल है मैग्नेटिक से, बट हायर ऑर्डर टर्म लेस प्रोबेबल है लोअर ऑर्डर टर्म से। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और दोनों ही ऑलमोस्ट पॉसिबल होंगे। M1 E2 ये दोनों ही पॉसिबल होंगे। ओके, तो ऐसे तुम डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा पॉसिबल होगा। सेकंड, अगर मान लो मैं केस डिस्कस करूं कि ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड में जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, 9+2 मतलब 9/2 प्लस से 7/2 माइनस में जाएगा। ओके, तो उस केस में तुम्हारा अगेन LX LY मतलब LX ये समेशन 0 से मतलब 1 से 8 ही आएगा। और यहाँ पे अब अभी भी पॉसिबिलिटी यही होंगी, E1 E2 E3 M1 M2 M3 नाउ। लेकिन पैरिटी चेंज हो रही है, पैरिटी चेंज हो रही है मतलब L इक्वल टू 1 पॉसिबल है इलेक्ट्रिक के केस में, तो ये पॉसिबल है। और यहाँ पे L+1 2 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पैरिटी चेंज नहीं हो रही है M1 में। ओके, नेक्स्ट E2 पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे पैरिटी चेंज नहीं होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है और ये पॉसिबल होगा। ठीक है, बट हमें ये पता क्लियरली कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डीके ज्यादा प्रेफरेबल है मैग्नेटिक से, तो ये प्रेफर होगा। प्लस इसका ऑर्डर भी लोअर है, तो इसलिए ये मतलब प्रीडोमिनेटली ये प्रेफर किया जाएगा E1। E1 डीके मोड यहाँ पे पॉसिबल होगा। ओके, तो इस टाइप से ये डिसाइड करते हैं हम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपोल डीकेस, या फिर मल्टीपोल ट्रांजिशंस। ओके, मल्टीपोल डीके या मल्टीपोल ट्रांजिशंस। तो नेक्स्ट जो चीज है वो है तुम्हारा इंटरनल कन्वर्जन। मल्टीपल ट्रांजिशन में इसके अलावा और कुछ है नहीं ज्यादा। मतलब स्पेसिफिकली अगर तुम बुक्स में जाके चेक करोगे तो वो तुम्हें ये बता सकते कि मल्टीपोल ऑर्डर आते कहाँ से हैं, वो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है, तो एक बार तुम जाके वो चेक करना। लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में मल्टीपोल इससे ज्यादा अगर तुम डीप में जाना चाहोगे तो जा सकते हो, जिसके लिए तुम्हें फिर क्वांटम मैकेनिकल डेरिवेशन करने होंगे, जो कि ना तुम्हारे सिलेबस में है और ना मतलब समझने में भी बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। बट अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो तुम देख सकते हो और मुझे रेफर भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट इज इंटरनल कन्वर्जन।
इंटरनल कन्वर्जन में क्या होता है तुम्हारा कि लेट्स से कि तुम्हारा कोई न्यूक्लियस है जो कि एक्साइटेड स्टेट में है, तो ये क्या करेगा, बेसिकली इन जनरल ये एक फोटोन डिके करके, फोटोन रिलीज करके ग्राउंड स्टेट में जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो फोटोन है वो इनर इलेक्ट्रॉन्स, जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो कि ये तुम्हारा न्यूक्लियस है और ये तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट में था, एक्साइटेड स्टेट से ये ग्राउंड स्टेट में जाएगा और ये फोटोन डिके करेगा। बट यहाँ पे आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हो सकता है इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इमिट नहीं हो रहा, ये आउटर सेल से इमिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सेल से इमिट हो रहा है। तो इसलिए ये एक टाइप से बीटा डीके नहीं है और इसमें तुम्हारा ये ग्राउंड स्टेट हो जाता है प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन। ओके, तो ये तुम्हारा किसी भी सेल से हो सकता है, केएलएम किसी से भी हो सकता है और उसकी एनर्जी डिपेंड करेगी इस पे, है ना। तो मान लो कि इसकी एनर्जी ई एक्स स्टार है और इसकी एनर्जी ई एक्स है, प्लस इसकी एनर्जी तुम्हारी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉनिक बाइंडिंग एनर्जी। एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन जिस सेल में था उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या थी। तो यहां से तुम्हें मिलेगा कि जो डेल्टा ई है वो तुम्हारा होगा टी ई काइनेटिक एनर्जी प्लस बाइंडिंग एनर्जी। और ये बेसिकली नेगेटिव होता है तो इसलिए हम माइनस लगाते हैं, मतलब बाइंडिंग एनर्जी तुम्हारा नेगेटिव होता है अक्सर, क्योंकि पोटेंशियल अट्रैक्टिव है, बाउंड स्टेट है। तो यहाँ पे डेल्टा ई इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा, टी ई माइनस बी। ओके, तो ये तुम्हारा एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। या फिर तुम इसको इस डेल्टा ई इधर ट्रांसफर कर सकते हो, वो भी सेम ही चीज होगी। तो नेक्स्ट इज कि अगर तुम ये वाला चीज हो रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा ई से, और लेमडा ई को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरनल कन्वर्जन। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरनल कन्वर्जन। ओके, तो लेट्स से कि कोई एक एक्साइटेड न्यूक्लियस है और ये डी एक्साइट होके ग्राउंड स्टेट में जाना चाहता है, तो ये एक गामा फोटोन भी रिलीज कर सकता है या फिर इंटरनल कन्वर्जन भी कर सकता है, दोनों की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। तो लेट्स से कि lambda e is a probability of internal conversion and lambda gamma is probability of gamma decay, है ना। तो दोनों के बीच में फैक्टर होगा, तो इसको तुम कंपेयर कर सकते हो कि lambda टोटल इक्वल टू क्या होगा। lambda टोटल मतलब टोटल डी एक्साइटेशन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो तुम्हारा दोनों का समेशन होगा, lambda e प्लस lambda gamma। ओके, और इसका तुम अगर हाफ लाइफ निकालना चाहते हो, हाफ लाइफ क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू होता है क्या, ln 2 डिवाइड बाय लेमडा टी होगा, ठीक है। और लेमडा टी की वैल्यू तुम यहां से पुट कर सकते हो, प्लस इसको तुम और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अगर चाहो तो, कि लेमडा ई जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा हो सकता है कि के एच सेल से रिलीज हो या फिर एल एच के एल एम कोई भी एक सेल से रिलीज होगा। तो ये तुम्हारा सम ओवर बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज हो सकता है। जो लेमडा ई है, लेमडा ई कैन बी लेमडा ई एल प्लस लेमडा ई के, इस टाइप से हो सकता है बहुत सारा। तो ये भी तुम्हें सारी कंसीडर करनी होगी अगर ऐसा गिवन है तो। बट मोस्टली ऑफ द केसेस में तुम्हें मतलब केवल इसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी दी जाएगी कि इंटरनल कन्वर्जन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसके अलावा हम लोग एक कोएफिशिएंट डिफाइन करते हैं, इंटरनल कन्वर्जन कोएफिशिएंट। तो इंटरनल कन्वर्जन कोएफिशिएंट क्या होगा, ये इंटरनल कन्वर्जन कोएफिशिएंट सिंपली रेशियो होता है इनका, अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा अल्फा डी की नहीं है, अल्फा इज इक्वल टू लेमडा ई डिवाइड बाय लेमडा गामा। तो तुम इन टर्म्स ऑफ लेमडा टोटल यहाँ पे मतलब इस अल्फा को ही पुट कर सकते हो और इसको इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हो। मान लो अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में अल्फा गिवन है, तुम्हें लेमडा टोटल निकालना है, तो सिंपली अल्फा की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो, लेमडा गामा से डिवाइड कर दो सबको, तो उस टाइप से। नेक्स्ट एक और केस डिस्कस करते हैं कि मान लो कि तुम्हारे पास मल्टीपल लेवल्स हैं एटॉमिक, मतलब ये तुम्हारा थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है और ये ग्राउंड स्टेट है। ओके, और मान लो कि तुम्हारा डी एक्साइटेशन यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ हो सकता है,
यहाँ से यहाँ हो सकता है। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको सी। देन सॉरी, ओके, तो लेट्स से कि इसकी प्रोबेबिलिटी लैम्डा ए है, इसकी लैम्डा बी है, इसकी लैम्डा सी है। ओके, तो टोटल, फिर टोटल सम क्या होगा, लैम्डा टोटल इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी प्लस लैम्डा सी प्लस लैम्डा ई। लैम्डा ई तुम्हारा इंटरनल कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी होगी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी तुम्हारी इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होगी। ओके, और हाफ लाइफ भी इसी पे डिपेंड करेगी तुम्हारी। हाफ लाइफ तुम्हारी हमेशा टी हाफ इक्वल टू एल एन टू डिवाइड बाय लैम्डा टोटल होगी। तो लैम्डा टोटल में जितने भी टर्म आ रहे हैं वो सारे तुम्हें इंक्लूड करने होंगे। तो ये तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी का लास्ट टॉपिक था, इंटरनल कन्वर्जन, जो कि गामा डीके में होता है। तो तुम्हें एक चीज हमेशा ये डिफरेंस, बीटा डीके और इंटरनल कन्वर्जन में एक डिफरेंस होता है, ये कि बीटा डीके में जो इलेक्ट्रॉन या फिर जो बीटा पार्टिकल रिलीज होता है वो तुम्हारा फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस क्रिएट होता है। बट अगर इंटरनल कन्वर्जन की बात करें तो इंटरनल कन्वर्जन में एक इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होता है वो आउटर, मतलब जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक सेल्स हैं वहां से रिलीज होता है इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इसलिए ये इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो अपेरेंटली अगर तुम्हें कोई डीके है जो इस टाइप का दिखे कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो बीटा डीके हो, वो गामा डीके भी हो सकता है। ओके, तो ये गामा डीके का केस है। प्लस इसमें एक और कंफ्यूजन आता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर और इंटरनल कन्वर्जन में। तो इंटरनल कन्वर्जन में क्या होता है कि डी एक्साइटेड होता है न्यूक्लियाई, उससे जो फोटोन रिलीज होता है वो तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन को मतलब किक आउट करता है फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक सेल। जबकि इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सेल से एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, और उससे क्या होता है कि एक प्रोटॉन तुम्हारा न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और वो तुम्हारा बीटा डीके का पार्ट है। तो ये सारी चीजें तुम्हें दिमाग में क्लियर रखनी है। ओके, बेसिकली तुम्हारा मतलब जब एग्जाम में, एमएससी के एग्जाम में इतना कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं आता। बट अगर तुम नेट वेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उस केस में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं बहुत। ठीक है, मतलब एमएससी के एग्जाम में सीधी आएगा डिस्क्राइब इंटरनल कन्वर्जन या फिर डिस्कस अ केस एग्जांपल ऑफ इंटरनल कन्वर्जन। तो उसमें उतना कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। बट अगर तुम इसको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उस केस में तुम्हें ये याद रखना होगा। ओके, तो आज के लेक्चर में मतलब इतना बहुत है। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो डाउट। ओके।